निर्माण आई इसके यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्पार्क जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। पहला स्टेटमेंट है, यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा, इसका उद्देश्य हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक तकनीकों का विकास करना है। अब आपको बताना है कि स्पार्क के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। क्योंकि जो स्पार्क जो प्रोग्राम है, जिसकी फुल फॉर्म में बता देता हूँ, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ओके, और किस मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा रॉन्ग। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि किस लिए ये प्रश्न बनाया गया, वहीं पे इसका जवाब भी है कि ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये किस उद्देश्य के लिए लेके आया गया। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये एचआरडी मिनिस्ट्रीज स्पार्क अलोंग विद आईआईटी मद्रास टू डेवलप ग्रीन ऑर्डर सॉल्यूशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या हुआ कि जो आईआईटी मद्रास है उसने जर्मन रिसर्चर्स के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है ताकि वे कुछ न्यू मटेरियल डेवलप कर पाए। किसके लिए? ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। और जो ये प्रोजेक्ट है स्पार्क, ये किसके अंदर, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आईआईटी मद्रास का और जर्मन रिसर्चर्स जिसमें वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के स्पार्क इनिशिएटिव के तहत इस चीज़ को डेवलप किया जा रहा है ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, एज द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू इवेंचुअली ट्रांजिट टू हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। ताकि धीरे धीरे जो विश्व अर्थव्यवस्था है किसकी ओर, हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर मूव कर सके। ओके, तो स्पार्क इनिशिएटिव। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्तमान में मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। दूसरा, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब मध्य प्रदेश से आगे है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखते हैं क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। ये देखिए, नेशंस टॉप वीट कंट्रीब्यूटर टैग हाउ मध्य प्रदेश स्टॉल पंजाब क्राउन। मतलब किस तरह से मध्य प्रदेश ने पंजाब का स्थान लिया है सबसे ज़्यादा उत्पादकता में, जबकि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब की ज़्यादा है, किससे? महाराष्ट्र से। तो अगर बात की जाए प्रोडक्टिविटी की, ठीक है, तो उसमें तो पंजाब का स्थान किससे बेहतर है? एमपी से। लेकिन अगर बात करें प्रोडक्शन की, ठीक है, तो प्रोडक्शन में एमपी किससे ज़्यादा है? पंजाब से। ओके, चले देखिए 25 जून की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही विनी महाजन को किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देखो, मुख्य सचिव के ऊपर ऑलरेडी मैं पहले क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि कौन नियुक्त करता है इसके कार्यकाल के ऊपर। जो उसका हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप बताइए, ये केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, क्या उत्तर होगा इसका? और जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पंजाब। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर है, विनी महाजन न्यू पंजाब चीफ सेक्रेटरी। तो इनको पंजाब की नई मुख्य जो सचिव बनाया गया है। ओके, चलते अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने नवजात एवं मातृ मृत्यु दर, अर्थात ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा या मणिपुर।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात त्रिपुरा। ओके, चलिए अब आगे देखते क्यों बनाया हमने इस प्रश्न को। ये देखिए 25 जून की खबर है, त्रिपुरा लॉन्चेस स्कीम टू फाइट मॉल न्यूट्रिशन, मतलब जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है और जो मातृत्व मृत्यु दर की समस्या है उसको फाइट करने के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। ठीक है, इसमें होगा क्या देखो, टू फाइट अगेंस्ट मॉल न्यूट्रिशन एंड टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मतलब एक तो मातृ मृत्यु दर से फाइट करेंगे और जो पोषण सुधार को बढ़ावा देंगे किन के लिए, प्रेग्नेंट जो मदर्स है और जो लैक्टेटिंग वीमेन है दोनों के लिए ही ये स्कीम। चलते हैं अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न है और इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और कहाँ तक है मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्वेश्चन नंबर 9, 5 से 9 जो आने वाले क्वेश्चन है ये पूरे एनवायरनमेंट बेस्ड है, पिछले काफ़ी दिनों में चर्चा में रहे थे ये, तो इसलिए देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हमें। प्रश्न है HTBT कॉटन में बैसिलस थुरिनजेनेसिस से प्राप्त जीन CP4 EPSPS का समावेश किया जाता है। दूसरा, HTBT कॉटन ग्लाइफोसेट के प्रति सहनशील होते हैं। अब हमें बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D सही उत्तर क्या है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ, दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ। अब ये देखते हैं पहला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। देखो इसमें लिखा है HT जो BT कॉटन है, पहली बात तो HTBT कॉटन है क्या मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ BT कॉटन। ठीक है, अब ये देखो इसमें लिखा है कि ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस से प्राप्त जीन CP4 EPS का समावेशन किया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, जो CP4 EPS जीन है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस से प्राप्त किया जाता है। जो ये जीन की बात की जा रही है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो बैसिलस थुरिनजेनेसिस से प्राप्त नहीं किया जाता इस जीन को, इसको प्राप्त किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम, लिख रहा हूं मैं, आप भी लिख लेना इसको, फेशियंस, इससे इसको प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। आगे जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें लिखा है कि HTBT कॉटन ग्लाइफोसेट के प्रति सहनशील होते हैं। मैं आपको बता देता हूं यहां पे जो ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट, ये ग्लाइफोसेट क्या है, बेसिकली एक शाकनाशी है और ये ग्लाइफोसेट फसल को हानि नहीं पहुंचाता बल्कि जो खरपतवार होता है जैसे कि जो पिंक बॉलवॉर्म हुआ इसको क्या कर देता है, ये इसको नष्ट कर देता है, लेकिन फसल पे इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो जो HTBT कॉटन है वो ग्लाइफोसेट के प्रति क्या है, टॉलरेंट है। अब आपका यहाँ पे एक होमवर्क है, जैसे मैंने बता दिया कि CP4 EPSPS तो किससे प्राप्त किया गया है जीन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस। अब आपको बताना है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इससे कौन सा जीन प्राप्त किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आगे चलते हैं अब। ये देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑफिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, उसके अनुपालन और समीक्षा का समर्थन करता है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक भाग के रूप में की गई। अब आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलते हैं अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर
वैश्विक प्लेटफॉर्म ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक वार्षिक बहुहितधारक फोरम है। दूसरा, GPDRR की स्थापना आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी नवीन विधियों एवं प्रवृत्तियों पर चर्चा के लिए की गई। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब बताइए कि A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। इस बार आपदा जोखिम जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट सही हमारा, थर्ड स्टेटमेंट सही, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। इस पे लिखा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक वार्षिक बहुहितधारक फोरम है। ये वार्षिक नहीं है, ये द्विवार्षिक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हुआ रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जितनी भी नवीन जो मेथड्स है और जो ट्रेंड्स है उन पे चर्चा के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। अब इसको GPDRR इसकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका ओरिजिन हुआ। इसका जो एस्टेब्लिश जो इसको किया गया वो किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा GPDRR की स्थापना की गई। कब की गई? पहली बार जो इस प्लेटफॉर्म का आयोजन किया गया पहली बार यहाँ ये 2007 में आयोजित हुआ प्रथम GPDRR, ठीक है। और उसके बाद जो एक और बात है मैं आपको बता देता हूँ, जो थर्ड स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और हाल ही में इसको प्रमोद कुमार मिश्र को मिला है। प्रमोद कुमार मिश्र, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे निकल के आए, तीनों याद रखेंगे। चलते हैं अब आगे। ये देखिए प्रश्न क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में कन्वेंशन के अंतर्गत डाइकोफॉल और परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड PFOA इनके लवणों एवं PFOA से संबंधित यौगिकों को कन्वेंशन के एनेक्स A में शामिल किया गया। दूसरा, यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों अर्थात POPs पर एक कन्वेंशन है जिसे वर्ष 2001 में अपनाया गया और वर्ष 2004 में यह प्रभाव में आई। तीसरा, यह POPs की 3 श्रेणियों जैसे कीटनाशक, औद्योगिक रसायन एवं उप उत्पाद जिनको इंग्लिश में बोलेंगे बाई प्रोडक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा करती है। अब आपको बताना है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस बार प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो थोड़ा बात कर लेते हैं हम स्टॉकहोम कन्वेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी ये डाइकोफॉल है, ये जो हमने लिखा है डाइकोफॉल, ये डाइकोफॉल इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फसलों, ठीक है, फलों, सब्जियों और पुष्प में मतलब फ्लावर्स में कीटनाशी के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आ जाए एग्जाम में डाइकोफॉल, ये हुआ। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक चर्चा की हमने परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड, ये क्या है इसको देख लेते हैं। इसका उपयोग जो आपने इन दिनों आप देखते होंगे नॉन स्टिक जो कुक वेयर होते हैं जैसे बर्तन वगैरह होते हैं और फूड प्रोसेसिंग के जो उपकरण होते हैं, फूड प्रोसेसिंग के उपकरण, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। PFOA ये नाम याद रखेंगे और ये बिल्कुल सही है, इसको एनेक्स A में शामिल किया गया है। तो अब मैं बता देता हूँ बेसिकली इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन में 3 एनेक्स है, एनेक्स A, एनेक्स B और एनेक्स C। अब इन तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। A, B, C। A के अंदर किनको शामिल किया जाता है? ऐसे POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिनका उन्मूलन किया जाता है।
जिसका उन्मूलन कर सकते हैं। ठीक। दूसरा एनेक्स बी है, जिसमें प्रतिबंधित, जिनका इस्तेमाल ही नहीं करना, प्रतिबंधित पीओपीज आते हैं इसमें। तीसरा जो एनेक्स सी है, इसके अंदर या तो उनमें कमी की जा सकती है या उन्मूलन किया जा सकता है। कमी या उन्मूलन वाले पीओपीज है इसके अंदर। ओके, इतना ध्यान हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जब इससे पहले जो कन्वेंशन थी, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी, उसमें शुरुआत में 12 पदार्थों को शामिल किया गया था जिन्हें डर्टी डजन्स कहते थे, लेकिन अब लगभग 30 इसके अंदर रसायन को शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट की स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर एक कन्वेंशन है जिसे वर्ष 2001 में अपनाया गया और वर्ष 2004 में प्रभाव में आई। बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर जो पीओपीज है, बेसिकली ये पीओपीज है, ठीक, इसके अंदर क्या आता है, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो कार्बन बेस्ड होते हैं, मतलब कार्बन पे आधारित रासायनिक पदार्थ को पीओपीज बोला गया है, जिनकी 3 श्रेणियां हैं। वो है कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और बाय प्रोडक्ट। ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों की। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके बारे में ये क्वेश्चन था, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, और जो भी आपको आने वाले दिनों में इस पर कोई भी न्यूज़ मिले, ऐसा कोई भी पोल्यूटेंट पीओपीज का अगर नाम आता है, वो आपको नोट डाउन करके रखना है, वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, बेसल कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे वर्ष 1989 में अंगीकृत किया गया, जो कि प्रयुक्त तेल, प्रयुक्त लेड एसिड बैटरी और बायोडीजल तथा हेल्थ केयर अपशिष्टों को विनियमित करती है। दूसरा, कन्वेंशन को खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पारीय आवागमन अर्थात ट्रांस बॉर्डर जो मूवमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन है, उससे संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए अपनाया गया। अब आपको जवाब देना है कि बेसल कन्वेंशन के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? क्या है सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट बेसल कन्वेंशन के बारे में सही है। चलते हैं आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय औषध नियंत्रण कार्यक्रम एवं अपराध रोकथाम व आपराधिक न्याय प्रभाग के संयोजन से औषधि नियंत्रण एवं अपराध रोकथाम कार्यालय के रूप में कार्य करता है। दूसरा, UNODC अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम अपने बजट का 90% हिस्सा सरकारों से बाध्यकारी हिस्से के रूप में प्राप्त करता है। तीसरा, यह वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब आप बताओ कि UNODC के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो 90% हिस्सा है ना ये अपने बजट का, वो सरकारों से बाध्यकारी रूप में नहीं प्राप्त करता, वो वॉलेंटरी होता है, स्वैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक रूप से प्राप्त करता है। ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर है, हार्डशिप में पुश पीपल इनटू मेकिंग ड्रग्स फॉर अ लिविंग, UNODC। ये देखो, अभी जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसने अभी अपनी जो 2020 की रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये नाम याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए, ऑलरेडी कल कराया गया था आपको। उसने बोला है कि द वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक के जो व्यापक तरह तरह के जो प्रभाव नज़र आ रहे हैं, उसमें से एक यह प्रभाव के रूप में निकल के आएगा कि ऑन इलीगल ड्रग प्रोडक्शन होगा और सप्लाई और कंजप्शन इसको इससे बढ़ावा देगा। उस अपनी रिपोर्ट में ऐसी बात की है। तब ऐसे में UNODC को जानना हमारे लिए ज़रूरी था, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और ये किस तरह के किन दोनों के कॉम्बिनेशन से काम करता है। वो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ किया। इसका फंडिंग का क्या पैटर्न है उसको मैंने सेकेंड स्टेटमेंट में लिया, और जो क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट था वो इस रिपोर्ट पे बेस्ड था। चलिए अब आगे। ये देखिए जो अगला प्रश्न है मोना, जो आज का अभ्यास प्रश्न है, मोना लोआ वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
यह मनीला में स्थित विश्व का प्राचीनतम कार्यरत कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्टेशन है। दूसरा, किलिंग कर्व मोना लोवा वेधशाला द्वारा निरंतर प्रेक्षित मापन द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापने के लिए एक ग्राफ है। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर मोना लोवा जो वेधशाला अर्थात ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में सही है। ठीक है, चलिए अब आगे। अगला प्रश्न देखिए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वो था 26 जून का अभ्यास प्रश्न था। हाल ही में निम्नलिखित किसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल की शुरुआत की गई? ऑप्शंस थे हमारे पास विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, यूनेस्को और फेसबुक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था स्टूडेंट वो था ऑप्शन बी, मतलब नीति आयोग। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए 26 जून की खबर थी, नीति आयोग लॉन्चेस बिहेवियर चेंज कैंपेन, नाम था नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। आपको मंडे को मिलेंगे जिसमें हम संडे के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। निर्माण आईएएस के डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की सीरीज आज की यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहले पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।